नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 8 के अंतर्गत मनु भंडारी कृत नाटक महाभोज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस नाटक को समझते हैं। मनु भंडारी महाभोज नाटक। मनु भंडारी कृत महाभोज नाटक 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। महाभोज 1979 में यह उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुआ। बाद में यह 1983 ईस्वी में नाटक के रूप में रूपांतरण कर प्रकाशित किया गया। यह राजनीतिक श्रेणी का नाटक है। इस नाटक में कुल 11 दृश्य हैं। इसमें अंक नहीं है। इस नाटक के कथानक का आधार बिहार के पटना जिले का बेलछी नगर संहार 1977 ईस्वी है। इस नरसंहार में 11 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इस घटना में एक 14 वर्षीय बालक ने अग्निकांड से भागने का प्रयास किया था, किंतु उसे वापस अग्नि में फेंक दिया गया था। मनु भंडारी का संक्षिप्त परिचय। मनु भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानुपुरा गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए इन्होंने अपना नाम मनु रखा था। लेखन का संस्कार उन्हें विरासत में मिला। उनके पिता संपत राय भी जाने माने लेखक थे। नाटक बिना दीवारों का घर 1966 ईस्वी। महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतर 1983 ईस्वी में हुआ था। महाभोज नाटक का महत्वपूर्ण बिंदु। महाभोज नाटक सबसे पहले उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ था। यह नाटक राजनीति पर आधारित यथार्थपरक है। इसी उपन्यास को नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया था। इसका पहला मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के रंगमंडल द्वारा मार्च 1982 में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में यह अपने आप में पहली अलग कृति है जिसे उपन्यास और नाटक दोनों विधाओं में प्रकाशित किया गया। महाभोज नाटक में सरोहा गांव का जिक्र है। यह गांव उत्तर प्रदेश पश्चिमी भाग में स्थित है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में इसमें महाभोज राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया है। मनु भंडारी के शब्दों में उपन्यास के रूप में महाभोज न चरित्र प्रधान है न समस्या प्रधान है। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला प्रधान उपन्यास है। मनु भंडारी के शब्दों में महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघर्षरत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी। महाभोज नाटक के पात्र। दाह साहेब नाटक का सबसे महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय पात्र। सत्तारूढ़ दल के मुख्यमंत्री, कुशल राजनीतिज्ञ, राजनीति के हर दांवपेच में माहिर, दोहरा व्यक्तित्व, कथनी करनी में अंतर है। सुकुल बाबू सत्ता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और सरोह गांव की विधानसभा सीट के प्रत्याशी, राजनीति के पुराने खिलाड़ी, अवसरवादी और धूर्त, अंधविश्वासी भी हैं। अप्पा साहेब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष, पांडे जी दाह साहेब के निजी सचिव, लखन सिंह सरोहा गांव की सीट से सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाता है। दाह साहब का विश्वास पात्र व्यक्ति है। जमुना बहन दाह साहब की पत्नी। एसपी सक्सेना ईमानदार पुलिस अधीक्षक, विंदा की सच्चाई से प्रभावित है। डीआईजी सिन्हा यह बड़ा ही स्वार्थी चरित्र है। डीआईजी बाद में आईजी के पद पर प्रमोटेड, स्वार्थी, जोरावर को बचाने वाला और बिंदा को फंसाने वाला भी है। श्रीमती सिन्हा डीआईजी की पत्नी। दत्ता बाबू मसाल समाचार पत्र के संपादक, भवानी मसाल के सहायक संपादक, महेश रिसर्च स्कॉलर व सूत्रधार, विशेषर विशु का मित्र, नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर, मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल, रत्ती दास साहेब का पीए, हीरा विशु के पिता, विशेषर उर्फ विशु। मुख्य पात्र
यह नाटक का है। हरिजनों का हमदर्द। नाटक का आरंभ विशेषर के हत्या से ही होती है। यह हीरा का 28 वर्षीय अविवाहित पुत्र विशेषर है। हरिजन टोले में स्कूल खोलकर शिक्षा की अलग जगाने वाला यह शोषित वर्ग का प्रतीक है, जो हरिजन बस्ती में आग जली के सबूत इकट्ठा करने के कारण मार दिया जाता है। बिंदेश्वरी प्रसाद उर्फ बिंदा, यह विशु का अभिन्न मित्र, निडर और स्पष्टवादी, पुलिस के अत्याचारों का शिकार है। विशु को न्याय दिलाने का प्रयत्न करता है। रुकमा, बिंदा की पत्नी। जमुना बहन, दास साहब की पत्नी। जोगेश्वर साहू, सरोहा का बनिया। वेदी, इनकम टैक्स कमिश्नर। मोहन सिंह, पुलिस में सिपाही। जोरावर, स्थानीय बाहुबली और दास साहब का सहयोगी। काशी, सुकुल बाबू, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। सदाशिव अत्रे, सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष। जोरावर जाट वर्ग का प्रतिनिधि, विशु का हत्यारा भी है। अवस्था 40 वर्ष, सामंती व्यवस्था का प्रतीक है। स्थानीय बाहुबली और दास साहब का सहयोगी भी। लखन सिंह, सरोहा गांव की सीट से सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी, दास साहब का विश्वास पात्र। नरोत्तम, प्रेस रिपोर्टर है। लोचन भैया, पूरा नाम त्रिलोचन है, दास साहब के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री हैं। यह आदर्शवादी, सरल, निश्चल, मंत्रिमंडल से निष्कासित और पार्टी से त्याग। दास साहब के मंत्रिमंडल में सत्ताधारी पार्टी के असंतुष्ट विधायकों के मुखिया। दत्ता बाबू, ये मसाल साप्ताहिक अखबार के संपादक, अवसरवादी और धूर्त है। महाभोज नाटक का उद्देश्य, इस नाटक में राजनीतिक स्वार्थ के लिए नैतिक पतन का चित्रण है। इसमें गरीब और दलितों के आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। चाटुकारिता, पदलोलुपता, लोकतंत्रीय व्यवस्था और भ्रष्टाचार का दुरुपयोग की झलक है। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभकार स्वार्थ बस बिकाऊ हो जाते हैं। गुनाहगारों को बचाने और बेगुनाहों को फंसाने का षड्यंत्र रचा जाता है। महाभोज नाटक में 11 दृश्य हैं। महाभोज नाटक का कथानक। महाभोज नाटक का ताना बाना उत्तर प्रदेश के सरोह गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। यह गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। गांव में विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव होता है। कहानी विशेषर उर्फ विशु की मौत की घटना से शुरू होता है। सरोह गांव में हरिजन बस्ती में आगजनी की घटना में दर्जनों व्यक्तियों की निर्मम हत्या हो चुकी है। विशु के पास इस हत्याकांड के प्रमाण थे, जिन्हें वह दिल्ली जाकर सक्षम पदाधिकारी को सौंपना चाहता है और बस्ती के लोगों को न्याय दिलवाना चाहता है। किंतु राजनीतिक षड्यंत्र और जोरावर के षड्यंत्र के कारण विशु के चाय में 2 लोगों को भेजकर जहर मिलवा दिया जाता है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। विशु के मौत के बाद उसका साथी बिंदेश्वरी उर्फ बिंदा इस प्रतिशोध को जिंदा रखता है। बिंदा को भी राजनीति और अपराध के जाल में फंसाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। पिछड़ी और वंचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार और प्रतिनिधि चरित्रों द्वारा उसका प्रतिरोध इस नाटक को गति प्रदान करता है। नाटक का पहला दृश्य। इस दृश्य में विशु की माँ अपने बेटे के लाश के पास छाती पीट पीट कर रो रही है। बाप घुटनों पर सिर झुकाकर बैठा है। चारों तरफ लोग जमा हैं। माहौल में सनसनी और तनाव है। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिया पर पड़ी मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गया है। पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करती है। हालांकि आए दिन की तुलना में इस बार पुलिस थोड़ा मुस्तैद दिखाती है। गांव में सभी लोगों को यह यकीन हो जाता था कि विशु की हत्या हुई है आगजनी वाली घटना के कारण। विशेषर की हत्या सिर्फ एक दलित युवक की हत्या नहीं थी, उस लोकतंत्र प्रणाली की हत्या थी जिसमें शिक्षा व समानता जैसे अधिकारों को शामिल करने और आदर्श बातों की जानकारी जाती रही है। क्योंकि किसी भी देश या समाज में विकास की नींव रखने के लिए इन दोनों का होना बेहद जरूरी माना गया है।
दृश्य दूसरा, शहर का माहौल है। यहाँ मशाल साप्ताहिक का कार्यालय है। भवानी अपनी मेज पर फैली फाइलों में व्यस्त है। नरोत्तम गांव से रिपोर्ट लेकर सीधे भवानी के पास पहुंचकर गांव का सब हाल सुनाता है। विशेषर हरिजनों का नेता था। गांव के चुनावी सरगर्मी में ऐसा होना कोई आम बात नहीं है। आगजनी वाली घटना में किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, किंतु इस घटना में सब कुछ मुस्तैदी से हो रहा था। पूर्व मंत्री सुकुल बाबू का चुनाव में खम ठोक कर खड़ा होना, दोनों के बीच समसामयिक परिस्थितियों के बारे में बात होती है कि आज भी हरिजनों की जिंदगी बदतर ही है। इस आगजनी में 9 लोगों के जलकर मर जाने के बाद भी मामला ठंडा पड़ गया था, जबकि विधानसभा तक बात उठी थी। यहाँ पत्रकारिता का 2 चेहरा दिखाई देता है, जहाँ पर एक और नरोत्तम है तो जो सही और सत्य पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर दूसरी ओर भवानी है जो पत्र का अधिक बिक्री कैसे और किस माध्यम से हो वैसी पत्रकारिता करता है। नाटक में समसामयिक परिस्थितियों का यथावत जिक्र है, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है। तीसरा दृश्य, यहाँ दाह साहब के घर और घरेलू दफ्तर का दृश्य है। यहाँ पर लखन इस बात से हैरान है कि बीसू की हत्या की खबर अखबार में छपी है। हरिजनों के सारे वोट विपक्षी पार्टी सुकुल बाबू को चली जाएगी, इस बात से वह आतंकित है। चुनावी दाव पेच और वोट कैसे और किस तरह लालच देकर लिया जाए, इसकी योजना बनाई जाती है। नाटक में चुनावी माहौल को दिखाया जाता है। चौथा दृश्य, विशेषर की मौत से आक्रोशित बिंदा उसके मौत का बदला लेने के लिए तैयार रहता है। महेश और रुकमा उसे इस पचड़े में न पड़ने की सलाह देते हैं। विशेषर की मौत के कारण गांव में सभी ग्रामीण नारे और जुलूस निकालकर आक्रोश दर्शाते हैं। वहीं सुकुल बाबू गांव में जनसभा करते हैं। आगामी चुनाव के मद्देनज़र जनसभा का अंत सुकुल बाबू और दास साहब के लोगों के बीच मारपीट से होती है। पांचवा दृश्य, राजनीति में किस तरह प्रलोभन देकर रैलियों में भीड़ इकट्ठी की जाती है, इसमें यह तरकीब सुकुल बाबू अपनाते हैं। इस रैली से दाह साहब के पार्टी के लोग आगामी चुनाव के मद्देनज़र थोड़े चिंतित हो जाते हैं। दाह साहब के पार्टी के लोग लखन को सुकुल बाबू के मुकाबले खड़े करने से बेहद नाराज़ थे। दाह साहब मामले की पुनः रिपोर्ट बनाने के लिए सक्सेना को कहते हैं। अप्पा साहब से पार्टी के सभी लोग मतभेद को दरकिनार करके पार्टी का साथ देने के लिए कहते हैं। छठा दृश्य, मशाल का दफ्तर, जहां महेश और बिंदा नरोत्तम के कहने पर आगजनी की सबूत लेकर जाते हैं। दत्ता बाबू द्वारा ढंग से और मामले की गंभीरता को न समझते हुए बेहद लापरवाही के साथ पेश आते हैं, जिससे वे दोनों गुस्से में वापस चले जाते हैं। नरोत्तम इस बात से आग बबूला होकर मशाल छोड़ने की बात करता है। सातवां दृश्य, गांव में दास साहब के जन संबोधन की तैयारी जोरों से की जा रही है, जिसमें जोरावर पूरी व्यवस्था का जायजा खुद बारीकी से ले रहा है। इस बात से जोरावर खुद को बहुत तिरस्कृत महसूस करता है। इसी बीच काशी को सुकुल बाबू के विरोधी पार्टी का सदस्य है, मौके का फायदा उठाता है और जोरावर को भड़का कर चुनाव में खड़े होने की राय देता है। आठवां दृश्य, एसपी सक्सेना बीसू की मौत की पुनः तहकीकात करने गांव आता है। समूचे गांव में खलबली मची हुई है। सक्सेना एक एक करके सबकी गवाही लेता है। बिंदा ने साफ साफ जोरावर का नाम बताया और आगजनी के पीछे भी उसी के हाथ होने के कारण बताया। वो बीसू के जान का दुश्मन था। आगजनी के सभी सबूत बीसू ने इकट्ठे किए हुए थे, जिनमें जोरावर की संलिप्तता थी। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में भी जहर से मौत की बात पता चली थी। नौवां दृश्य, अचानक सक्सेना के रेस्ट हाउस पर रात को महेश आता है। बिंदा की गवाही के कारण उसकी पिटाई की बात बताता है और जिन लड़कों ने
बीसू को जहर दी थी उनके बारे में बताता है। उन दोनों को पकड़ लीजिए, वही एकमात्र सबूत हैं, नहीं तो बिंदा ही उसे मार डालेगा। दोनों लड़के टिटहरी गांव के हैं, बिंदा भी वहीं गया है। 10वां दृश्य, सक्सेना के रिपोर्ट में जोरावर को साफ साफ हत्यारा घोषित किया गया। जोरावर के चुनाव में खड़े होने से होने वाले नुकसान से दास साहब हैरान हो जाते हैं। जोरावर को सक्सेना की रिपोर्ट से धमकाते हैं और वह चुनाव में खड़े होने के फैसले को बदल देते हैं। दास साहब इस मामले में बिंदा को बीसू का हत्यारा बताते हैं कि रुकमा के साथ संबंध को बिंदा बर्दाश्त नहीं कर पाया। चोरी छुपे उसने इस कार्य को अंजाम दिया। दास साहब ने DIG को कहा कि सक्सेना को सस्पेंड करो और बिंदा को गिरफ्तार करो। इस दृश्य में राजनीति में व्याप्त शक्ति का दुरुपयोग साफ दिखाई देता है। ईमानदारी का कोई वजूद नहीं, यह भी साफ दिखाई देता है। 11वां दृश्य, जोरावर के घर पर जश्न का माहौल है, जहां उसके बीसू के हत्या के मामले से साफ बाहर निकल जाने की खुशी में नाचने वाली को बुलाया गया है। दूसरी तरफ सिन्हा IG के प्रमोशन और शादी की 25वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। उधर थाने में बिंदा को मार मार कर बीसू के खून का इकरार करवाने में लगे हैं। महाभोज नाटक में कभी दृश्य दास साहब के घर का दिखाया जाता है तो कभी थाने में पीटता हुआ बिंदा का। एक तरफ दास साहब बिंदा को फंसाकर दुनिया के सुख और आराम फरमा रहे हैं, वहीं बेकसूर बिंदा दर्द से कराह रहा है। पुनः जोरावर के घर का दृश्य है, सिन्हा का पार्टी का दृश्य है और दास साहब के खाने पीने का दृश्य आता है। या सभी महाभोज चलते रहता है। फिर थाने का दृश्य आता है, बिंदा कराह रहा होता है, महेश वहां जाकर भी कुछ नहीं कर पाता है और नाटक समाप्त हो जाता है। निष्कर्षतः अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनु भंडारी का महाभोज नाटक अपने नाम को पूरी तरह से सार्थकता प्रदान करता है। महाभोज अर्थात बड़ा भोज, बड़ा आयोजन, जिसमें खाने के लिए बड़े बड़े लोग आमंत्रित किए जाते हैं, किंतु यहाँ पर बड़ा भोज किसी खाने को लेकर नहीं बल्कि व्यक्ति वर्ग की अस्मिता से जुड़ा है। इस नाटक में मनु भंडारी ने राजनीति के सिर्फ एक रूप को ही नहीं दर्शाया है, अपितु अपने प्रयासों के माध्यम से उन्होंने ऐसी चीज़ों को भी उजागर किया है जो सहज नहीं है। महाभोज नाटक के प्रमुख कथन। सूत्रधार महेश शर्मा। दृश्य 1 में मरे आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है, भला एक सांस की डोरी। दास साहब अपनी पत्नी से तीसरे दृश्य में कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है। दास साहब अपनी पत्नी से तीसरे दृश्य में आर्थिक सहायता से गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रियजनों के बिछुड़ने के दुख पर नहीं। दास साहब जमुना से तीसरे दृश्य में आवेश राजनीति का दुश्मन है। शुकुल बाबू दास साहब के प्रति तीसरे दृश्य में चुनाव के मौके पर झूठी सच्ची बातों को भुनाना भी कहाँ की नैतिकता है। धन्यवाद। दूसरे वीडियो में हम दूसरे विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। आपने इसे देखा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।